हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल HSA हिंदी ऑनलाइन क्लासेस। और बच्चों कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से हैं और अपने जीवन को अच्छी भावनाओं के साथ, शुभ भावनाओं के साथ, बिना किसी मानसिक तनाव के, बिना किसी डिप्रेशन के जी रहे होंगे। देखिए, आजकल का जो समय है थोड़ा सा मुश्किल समय है। आप देख ही रहे हैं कि हमारा जो देश है वो आर्थिक संघर्षों का भी सामना कर रहा है, मेडिकल की परेशानियों को भी झेल रहा है और विदेशों से भी इस समय हमारा संबंध बहुत अच्छा नहीं है। तो इस मतलब एक साथ कई तूफानों का सामना हमें करना पड़ रहा है। अब जब इस तरह की विपरीत परिस्थितियां हमारे सामने हैं तो इसे अपने अनुकूल करना ये हमारा ही दायित्व है। कैसे हम अपने आप को इस परिस्थितियों के से लड़ने के लिए अपने आप को आगे करें, कैसे इन परिस्थितियों का सामना करें, ये हमारा ही दायित्व है। तो उम्मीद है कि आप इन सभी विपरीत परिस्थितियों के बीच भी अपने आप को मैनेज कर रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग इस समय DLED सेकेंड सेमेस्टर का वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा विषय का अध्यापन कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर फर्स्ट शिक्षा का अर्थ, महत्व, आवश्यकता हो गया था। चैप्टर सेकेंड में शिक्षा का उद्देश्य हो गया था और आज हम लोग चैप्टर थर्ड शिक्षा के प्रकार का अध्ययन करेंगे। ओके, देखिए शिक्षा है क्या। शिक्षा एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? अनवरत, निरंतर चलती है, हमेशा चलती रहती है। और इसके द्वारा क्या होता है? बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास होता है, उसके ज्ञान और कौशल में वृद्धि होती है तथा उसके व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। अब ये सारी चीज़ें क्यों की जाती हैं? ताकि वह एक सभ्य और सुसंस्कृत या योग्य नागरिक बन सके। कोई भी बालक के अंदर एक नैतिकता का विकास हो सके, उसके अंदर अच्छा व्यवहार करने की योग्यता विकसित हो सके, इसीलिए तो शिक्षा दी जाती है ना। तो इस प्रकार मनुष्य क्या करता है? शिक्षा के माध्यम से क्या करता है? प्रति क्षण, प्रतिपल एक नए नए अनुभवों को प्राप्त करता है, एक नए नए अनुभवों को, नए नए ज्ञान को सीखता रहता है। तो सीखता भी है और सिखाता भी है, दोनों क्रियाएं मनुष्य करता है ना। एक तरफ वह सीखने का कार्य करता है, दूसरी तरफ क्या करता है? उन्हें सिखाता भी है। तो सीखने सिखाने की यह जो प्रक्रिया है चलती तो निरंतर है, लेकिन कई माध्यमों से होते हुए चलती है ना, कई चीज़ों से होते हुए। सीखने सिखाने की प्रक्रिया के लिए हमें एक माध्यम की, देखिए भाषा हम पढ़ते हैं, तो भाषा क्या है? जब हमें अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट करना है और दूसरों की बातों को समझना है, तो बिना किसी माध्यम के, बिना किसी भाषा के क्या हम अपने विचारों और भावों को एक दूसरे के सामने प्रकट कर सकते हैं? भाषा क्या है? एक माध्यम हो गया। तो ठीक उसी प्रकार से, ठीक वैसे ही आपका ये जो शिक्षा है वो भी क्या है? शिक्षा भी क्या है? सीखने सिखाने की प्रक्रिया है। लेकिन सीखने सिखाने की प्रक्रिया के लिए एक माध्यम का तो होना ज़रूरी है ना, कि किस माध्यम से हम इस सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं। तो इसी आधार पर हम शिक्षा को मतलब किस तरह से हम शिक्षा को सीखते हैं, किस तरह से उसको ग्रहण करते हैं, इस आधार पर उसे कई भागों में बांटा गया है। उसी का नाम क्या है? शिक्षा का प्रकार। कौन कौन सा है? 3 टाइप्स के हैं आपके। टाइप्स ऑफ जो एजुकेशन है आपका कितना है? 3 प्रकार का है, 3 टाइप्स के हैं। औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा, यानी फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन और डिस्टेंस वाला एजुकेशन हो गया। ये तीनों प्रकार के शिक्षा का हम 1 बाय 1 क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है। देखिए, औपचारिक शिक्षा क्या है? औपचारिक शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जो कहाँ दी जाती है, इसको समझेंगे पहले। कि यह शिक्षा जो औपचारिक शिक्षा होती है, यानी किसी भी विद्यालय में, ठीक है, किसी भी विद्यालय में, अब वह चाहे विद्यालय हो सकता है, महाविद्यालय हो सकता है, विश्वविद्यालय हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब एक निश्चित समय में, निश्चित साधन के माध्यम से एक निश्चित उसका पाठ्यक्रम बना होता है, उस पाठ्यक्रम को एक निश्चित योजना से किसे दी जाती है? छात्रों को दी जाती है। किसी भी विद्यालय में, किसी भी महाविद्यालय में, किसी भी विश्वविद्यालय में जब जो निश्चित एक पाठ्यक्रम का पहले निर्धारण होता है, वो निश्चित होता है, एक सिलेबस आपका निर्धारित होता है, कैरिकुलम आपका निर्धारित होता है, तो फिर क्या होता है? फिर उसकी एक योजना बनाई जाती है कि यह जो पाठ्यक्रम है वो कैसे बच्चों तक
पहुंचाई जाए। तो उसका क्या होता है, एक योजना बनाई जाती है। फिर एक समय निर्धारित किया जाता है कि यह जो पाठ्यक्रम है वो बच्चों को कितने समय में उसका ज्ञान कराना है। फिर अब उसके लिए साधन होते हैं कि उन साधनों के माध्यम से, कुछ साधन होते हैं जिसके माध्यम से नियमित रूप से एक प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती है। यही शिक्षा आपकी कौन सी शिक्षा कहलाती है, औपचारिक शिक्षा कहलाती है। ठीक है, वह शिक्षा जो नियमित रूप से किसी विश्वविद्यालय में, विद्यालय में, महाविद्यालय के कक्षा कक्ष में एक निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति करता है। या क्या करता है, एक निश्चित उद्देश्यों की क्या करता है, प्राप्ति करता है। समय इसका क्या होता है, निर्धारित होता है। योजना भी पूरी तरह से बना ली जाती है और एक निश्चित समय में एक निश्चित साधनों के माध्यम से जो शिक्षा दी जाती है वह शिक्षा कौन सी शिक्षा कहलाती है, औपचारिक शिक्षा। यानी कि जो शिक्षा हम प्राप्त करते हैं, जिससे हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, जिससे हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। तो एक तरीका क्या है, औपचारिक शिक्षा, जो एक विद्यालय के कक्षा कक्ष में या विश्वविद्यालय के कक्षा कक्ष में बच्चे प्राप्त करते हैं। एक शिक्षक के द्वारा कुछ साधनों के माध्यम से कुछ निश्चित पाठ्यक्रम का क्या किया जाता है, ज्ञान किया जाता है। यही इसकी क्या विशेषता हो गई। यानी कि यह शिक्षा क्या है, यह नियमित होती है। अगर विशेषता पूछेगा तो क्या हो जाएगी कि ये जो औपचारिक शिक्षा होती है वह नियमित होती है, इसका पाठ्यक्रम निश्चित होता है, इसका एक समय निर्धारित किया जाता है, यह एक योजना के माध्यम से बच्चों को प्रदान की जाती है और इसका जो साधन होता है वो भी क्या होता है, निश्चित होता है। इसके माध्यम से एक उद्देश्य की क्या की जाती है, प्राप्ति की जाती है। तो इस तरह की शिक्षा कौन सी शिक्षा कहलाएगी, फॉर्मल शिक्षा, यानी कि औपचारिक शिक्षा। क्लियर। अब देख लेते हैं हम लोग अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा क्या है, इनफॉर्मल एजुकेशन। पत्र आप लोग पढ़ते होंगे, एक औपचारिक पत्र होता है, एक अनौपचारिक पत्र होता है। तो औपचारिकता का मतलब क्या होता है, देखिए औपचारिकता का मतलब ही होता है जिसमें सीमित बातें होती हैं, और अनौपचारिकता का मतलब होता है जिसमें सीमित चीज़ें नहीं होती हैं, कोई निश्चित ही नहीं होता है। तो औपचारिक शिक्षा क्या हो गई कि यह कहाँ पे, सबसे पहले क्या हो गया कि यहाँ पे कोई स्थान निश्चित नहीं होता है कि अनौपचारिक शिक्षा जो है कहाँ प्राप्त करेगा। संपूर्ण प्रकृति में, संपूर्ण वातावरण से जो शिक्षा प्राप्त की जाती है वह शिक्षा कौन सी शिक्षा कहलाती है, वह शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। ठीक है, यह शिक्षा जो बिना किसी व्यवस्थित साधन, इसमें साधन व्यवस्थित नहीं होते हैं, नियमित नहीं होते हैं, निश्चित नहीं होते हैं, जीवन पर्यंत चलती है। ये नहीं है कि हम फर्स्ट सेकंड थर्ड एमएससी बीएससी इस तरह का कोई निर्धारण नहीं है, एमकॉम बीकॉम इस तरह का जो है नहीं है, जीवन पर्यंत चलती रहती है, पर हमेशा चलती रहती है, कहीं रुकती नहीं है। क्लियर। तो इसमें कोई नियम नहीं होता है, कोई आडंबर नहीं होता, सुबह उठना, शाम को ट्यूशन जाना, स्कूल जाना, कोचिंग जाना, होमवर्क करना, इस तरह का कोई भी नियम नहीं होता है। जब मन किया, जब समय है, तब वो बालक या मनुष्य सीखने का काम कर सकता है। तो इस तरह की शिक्षा, और इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि इसमें परिश्रम पर्याप्त करना पड़ता है, स्वयं से सीखना पड़ता है, स्वयं से परिश्रम करना पड़ता है। तो इसलिए यह शिक्षा कौन सी शिक्षा कहलाएगी, अनौपचारिक शिक्षा कहलाएगी। ठीक है, यह कैसी होती है, जीवन पर्यंत चलती है, बालक के अनुभव, रुचि एवं जिज्ञासा पर आधारित होती है। यानी जिस क्षेत्र में उसकी रुचि होती है वही वो सीखता है, जिस क्षेत्र में उसका अनुभव होता है उसी को सीखने का बालक प्रयत्न करता है, जिसमें उसकी जिज्ञासा होती है, जिसमें व्यवहारिक ज्ञान इसमें प्रदान की जाती है, पुस्तकीय ज्ञान नहीं दी जाती है। देखिए जो औपचारिक शिक्षा होती है उसमें पुस्तकीय ज्ञान अधिक होती है, लेकिन अनौपचारिक शिक्षा में कौन सा ज्ञान अधिक होता है, व्यवहारिक ज्ञान अधिक होता है। इसमें कोई नियम नहीं होता है, कोई आडंबर नहीं होता, सबका क्या होता है, इसमें अभाव होता है। जो इसके साधन होते हैं, कोई निश्चित साधन नहीं होता है, वो परिवार भी हो सकता है, पड़ोस भी हो सकता है, समाज हो सकता है, धर्म हो सकता है, संस्कृति हो सकती है, राजनीति हो सकती है। यानी कि इस तरह का शिक्षा वह शिक्षा जो बिना किसी व्यवस्थित साधनों के जीवन पर्यंत चलती रहती है और जो नियम एवं आडंबर रहित होता है, तथा जो अथक प्रयासों से और स्वयं के प्रयासों से कहाँ प्राप्त किया जाता है, प्राकृतिक वातावरण में। कैसे प्राप्त किया जाता है, स्वतः ही प्राप्त किया जाता है। इस तरह की शिक्षा को हम कौन सी शिक्षा कहते हैं, अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। और ये आप क्या हो गई, इस शिक्षा की हो गई विशेषता, कहाँ प्राप्त की जाती है, संपूर्ण वातावरण में, संपूर्ण प्रकृति में। किस ज्ञान पर बल दिया जाता है इस प्रकार की शिक्षा में, तो व्यवहारिक ज्ञान पर बल दिया जाता है। ठीक है, इस शिक्षा का साधन क्या है,
तो क्या क्या हो सकता है, परिवार भी हो सकता है, पड़ोस भी हो सकता है, समाज भी हो सकता है, धर्म हो, संस्कृति, राजनीति, सब कुछ हो सकता है। यह किससे, क्या इसमें नियम आडंबर होते हैं? नहीं, इसमें नियम और आडंबर का क्या होता है, अभाव होता है। तो इस तरह की शिक्षा कौन सी शिक्षा कहलाएगी, अनौपचारिक शिक्षा कहलाएगी। ठीक है, अगला आप देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं कि अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है। औपचारिक शिक्षा तो बालक के विद्यालय से प्रारंभ होती है और विद्यालय में भी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अनौपचारिक शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका उद्देश्य क्या है? तो देखिए, कुछ ऐसे बालक होते हैं, कुछ ऐसे मनुष्य होते हैं, कुछ ऐसे वयस्क होते हैं जो कई कारणों से, आर्थिक कारण भी हो सकता है उनका, सामाजिक कारण भी हो सकता है, राजनीतिक कारण, पारिवारिक, कई कारणों से विद्यालय की शिक्षा जो होती है उसे प्राप्त नहीं कर पाते हैं। या कुछ ऐसे होते हैं जो विद्यालय शिक्षा प्रारंभ तो करते हैं लेकिन पढ़ाई बीच में क्या हो जाती है, छूट जाती है, रुक जाती है और आगे की शिक्षा उनकी पूरी नहीं हो पाती है। तो उनकी शिक्षा कैसे पूरी कराया जाए, कैसे उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाए, तो उनके भावी जीवन को उन्नत या समृद्ध बनाने हेतु किसकी आवश्यकता है, किस रूप से शिक्षा दी जाती है, अनौपचारिक रूप से शिक्षा प्रदान की जाती है। इस प्रकार की शिक्षा में अनेक प्रकार के व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। आपका प्रश्न पूछ सकता है कि अनौपचारिक शिक्षा में किस तरह के व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। जो औपचारिक शिक्षा होती है वो आपके बाल्यावस्था से स्टार्ट हो जाए, शैशवावस्था से स्टार्ट हो जाए, उसकी भी एक उम्र है, एक समय आपका निर्धारित होता है। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा का कोई उम्र तो होता नहीं है। तो इसमें कई तरह के 6 से 14 वर्ष आयु वर्ष के निरक्षर बालक भी आ सकते हैं, यानी कि कुछ ऐसे बच्चे जो प्रारंभ से ही नहीं पढ़ पाए हैं, बड़े हो गए हैं, अब उन्हें शिक्षा की आवश्यकता है। तो अनौपचारिक शिक्षा 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों को भी दिया। 15 से 35 आयु वर्ग के प्रौढ़ भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसमें वो व्यक्ति हो सकते हैं जो स्टार्टिंग में तो पढ़े हों लेकिन बाद में जाकर के उनकी शिक्षा किसी कारण से छूट गई हो, तो वो 15 से 35 वर्ष आयु वर्ग के कृषक तथा मजदूर वर्ग के लोग भी हो सकते हैं, जो कुछ पढ़ाई वढ़ाई करके किसानी का काम करने लगे, मजदूरी का काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको हिसाब किताब में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर कृषि के लोग हैं, कई तरह की तकनीकियाँ हैं, उनका ज्ञान उन्हें नहीं हो पा रहा है, तो कुछ ऐसी शिक्षा दी जाती है। तो कृषक तथा मजदूर वर्ग के लोग हैं। तो व्यवसाय परक भी होते हैं, जैसे शिक्षा तो प्राप्त कर लिए लेकिन प्रशिक्षण प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, वो शिक्षा कौन सी हो गई, अनौपचारिक शिक्षा। क्लियर हो गया? तो ये क्या हो गया, अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य, किस तरह के व्यक्तियों को अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है, तो 6 से 14 आयु वर्ग के निरक्षर छात्र भी, 15 से 35 आयु वर्ग के प्रौढ़ छात्रों को, कृषक तथा मजदूर वर्ग के लोगों को, व्यवसाय परक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लोगों को भी अनौपचारिक शिक्षा देने के लिए इस तरह की शिक्षा की व्यवस्था की गई। ठीक, अब अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम, कई तरह के अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम हैं। जो 11 से 14 वर्षीय छात्र हैं तो एक अंशकालिक शिक्षा केंद्र की स्थापना की गई है। अनौपचारिक शिक्षा के कई कार्यक्रम चलाए गए हैं। किस तरह से यह शिक्षा दी जाती है, तो 11 से 14 वर्षीय छात्र हेतु अंशकालिक शिक्षा केंद्र की स्थापना की गई है। प्रौढ़ साक्षरता योजना चलाई गई है, किसान साक्षरता योजना चलाई गई है सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा या जिस भी राज्य के सरकार होते हैं उनके द्वारा। संपूर्ण साक्षरता अभियान, साक्षर भारत मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, यानी कि यह क्या है, अनौपचारिक शिक्षा। इस तरह के कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिनके माध्यम से जो 6 से 14 वर्ष के निरक्षर बालक हैं या प्रौढ़ व्यक्ति हैं जिनकी शिक्षा बीच में छूट गई है, या फिर किसान वर्ग है, मजदूर वर्ग है, तो इन सभी कार्यक्रमों के माध्यम से, इन सभी अभियानों के माध्यम से उनको साक्षर बनाने का, उनको सक्षम बनाने का, उनको आत्मनिर्भर बनाने का क्या किया जाता है, प्रयास किया जाता है। और ये सारा का सारा आपके सिलेबस में होगा एक नवीन शिक्षा का प्रयास। तो ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में पढ़नी है उस चैप्टर में, इसलिए हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक्सप्लेन कर लेंगे तो एक एक चीज़ बहुत बड़ी हो जाएगी। तो फिलहाल अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम क्या है ये आप केवल जानिए। नवीन शिक्षा का प्रयास जब आप पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी की सारी चीज़ें, एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। क्लियर? चलिए अब हम लोग देख लेते हैं दूरस्थ शिक्षा क्या है, डिस्टेंस एजुकेशन क्या है। तो सबसे पहले आपका पूछता है कि दूरस्थ शिक्षा को और किस किस नाम से जाना जाता है,
तो जो दूरस्थ शिक्षा का अर्थ ही क्या हो गया, दूर रह के जो शिक्षा प्राप्त की जाती है, दूर रहकर जो शिक्षा प्राप्त की जाती है, कहीं दूर रहकर जो शिक्षा प्राप्त की जाती है वह कौन सी शिक्षा कहलाती है, तो वह दूरस्थ शिक्षा कहलाती है। ठीक है। अब इसके अंतर्गत क्या होती है, निरौपचारिक शिक्षा। इसको क्या किस किस नाम से और जानते हैं, इसे निरौपचारिक शिक्षा कहते हैं, इसे बहुआयामी शिक्षा भी कहते हैं, इसे मुक्त या खुला अधिगम या शिक्षा भी कहते हैं, इसे पत्राचार शिक्षा भी कहते हैं। इसको सारे इसके क्या हैं, दूरस्थ शिक्षा का नाम है। निरौपचारिक शिक्षा भी, बहुआयामी शिक्षा भी, मुक्त या खुला अधिगम शिक्षा भी कहते हैं इसको, या पत्राचार शिक्षा भी कहते हैं इसको। अब दूरस्थ शिक्षा का भी हमने आपको बताया, मतलब कि सामान्य अर्थ क्या होता है कि जो शिक्षा दूर रहकर प्राप्त की जाती है, अर्थात ऐसी शिक्षा, अब दूर रह कर के शिक्षा प्राप्त करनी है तो इसमें हमें किसी न किसी तकनीक की चीज़ों का भी प्रयोग पड़ेगा ही ना। बिना किसी साधन के तो हम इस तरह की शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एक तरह से कुछ ऐसी शिक्षा जो किसी, मतलब वही कारण तो वही हो गया, जैसे औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा हम पढ़े कुछ कारणों से, तो उसमें इस तरह के अभियान चलाए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि नवीन तकनीकियों के माध्यम से, यानी रेडियो के माध्यम से, टेलीविज़न, मोबाइल, इंटरनेट, मुद्रित सामग्री, कंप्यूटर या अन्य किसी भी प्रकार का श्रव्य या दृश्य सामग्री कुछ भी हो, तो इस माध्यम से स्वतः या स्वयं, मतलब हम कहीं जाने में सक्षम नहीं है, एडमिशन हमने स्कूल में करा लिया लेकिन हम जा नहीं पा सकते हैं, तो कई इस तरह की चीज़ें हैं जब हम घर पर रह कर के भी अपनी शिक्षा को पूरा कर सकते हैं, हम डिग्री ले सकते हैं, इस तरह शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। विद्यालय शिक्षा की डिग्री इसमें हम ले सकते हैं, तो उसमें हमें विद्यालय नियमित रूप से जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दूर रह करके भी नवीन तकनीकियों के माध्यम से, जैसे रेडियो हो गया, टेलीविज़न, मोबाइल, इंटरनेट, मुद्रित सामग्री हो गया, कंप्यूटर या अन्य कोई भी श्रव्य या दृश्य सामग्री कुछ भी हम लेकर के स्वतः से या स्वयं से जो अध्ययन करते हैं, वह शिक्षा कौन सी शिक्षा आपकी कहलाती है, वह शिक्षा आपकी दूरस्थ शिक्षा कहलाती है। किन किन नामों से इसको जानते हैं, इसे निरौपचारिक शिक्षा, बहुआयामी शिक्षा, मुक्त अधिगम शिक्षा या पत्राचार शिक्षा भी कहते हैं। क्लियर। कभी कभी आपका पूछता है कि पत्राचार शिक्षा क्या है, तो पत्राचार शिक्षा में क्या हो गया कि समाचार पत्र के माध्यम से, कुछ पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जो शिक्षा हम प्राप्त करते हैं वह पत्राचार शिक्षा कहलाता है। यानी कि विद्यालयों के माध्यम से कुछ हमारे पास मुद्रित सामग्री आ जाती है, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जो चीज़ें आ जाती हैं वो सब क्या हो जाएगा, आपका पत्राचार शिक्षा हो जाएगा। क्लियर। अब एक चीज़ और देख लीजिए, इस समय आपका आता है, अभी ये भी आपके नवीन शिक्षा का प्रयास पढ़ेंगे तो उसमें आपका है नवाचार, इनोवेशन। ठीक है। तो कभी कभी इसमें भी आपका पूछता है कि शिक्षा में नवाचार क्या है, तो देखिए नवाचार का अर्थ क्या होता है, नव आचार यानी नया व्यवहार या आचरण, जो पुरानी परंपरा से संबंधित शिक्षा है, पुस्तकीय ज्ञान से संबंधित शिक्षा है, तो उन शिक्षा में बदलाव जो लाया जाता है, नयापन लाया जाता है, सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया चली आ रही है उस प्रक्रिया में जो परिवर्तन किया जाता है, वही आपका कौन सा शिक्षा कहलाता है, नवाचार शिक्षा कहलाता है या नूतन शिक्षा कहलाता है। ठीक है। नवाचार एक नूतन विचार की शुरुआत है, एक नई नई तकनीकों के माध्यम से, नए नए तरीकों के माध्यम से। अभी आपके यहाँ प्रोजेक्टर वगैरह के माध्यम से कार्टून दिखा करके छोटे बच्चों को शिक्षा दी जाती है, मूवी दिखा करके उस तरह की शिक्षा दी जाती है, तो ये सारी क्या है, नवाचार शिक्षा के अंतर्गत आती है। ठीक। यह भी एक प्रकार की क्या है, तकनीकी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पारस्परिक विचारों या व्यवहारों में नवीनता लाने का प्रयास किया जाता है। जैसे कभी कभी होता है ना कि बच्चा खेल खेल में, तो कई सारी इस तरह की पद्धतियाँ बनाई गई हैं, मॉन्टेसरी पद्धति, फ्रॉवेल की किंडरगार्टन पद्धति, इस तरह से जो पद्धतियाँ बनाई गई हैं उस ये सब क्या है, नवाचार शिक्षा के अंतर्गत ही आते हैं। क्यों इसका प्रयोग किया गया, तो शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार लाने के लिए किया जाता है। देखिए क्या है ना कि समाज हमारा क्या है, परिवर्तनशील है, व्यक्ति भी परिवर्तन चाहता है, नई नई चीज़ों को सीखना चाहता है, तो शिक्षा में भी तो इस तरह का परिवर्तन ज़रूरी है, शिक्षा में भी तो इस तरह की चीज़ों की आवश्यकता हमें पड़ती है। तो इसी जो शिक्षा है उसे अपने समयानुकूल बनाना, उसमें नवीनता लाना, उसके शैक्षिक क्रियाकलापों में भी नवीनता लाना, नूतनता लाना, यही सब क्या है, शैक्षिक नवाचार कहलाता है। और इसमें जो
पढ़े हुए शिक्षक होते हैं उनको भी नई नई तकनीकों का ज्ञान कराया जाता है, उन्हें भी प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वो शिक्षा की गुणवत्ता में क्या कर सके, सुधार ला सके। तो यह आपका क्या हो गया, नवाचार हो जाएगा। ठीक है, यह शिक्षा कौन सी शिक्षा कहलाएगी, तो यह शिक्षा आपकी नवाचार शिक्षा कहलाएगी। क्लियर। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं कि वर्तमान समय में शिक्षा में कौन कौन से रूप प्रचलित हैं। अब आप लोग बताइए इसको, वर्तमान समय में शिक्षा में कौन कौन से रूप प्रचलित हैं। थोड़े से MCQ के हैं क्वेश्चन। कौन कौन से रूप प्रचलित हैं। क्या औपचारिक शिक्षा है वर्तमान समय में? हाँ बिल्कुल है। अनौपचारिक शिक्षा है जी, अनौपचारिक शिक्षा भी हो गई है। निरौपचारिक शिक्षा भी है। ठीक, तो वर्तमान समय में शिक्षा के कौन कौन से रूप प्रचलित हैं? औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, उक्त तीनों ही है, यानी कि द ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से शिक्षा के औपचारिक साधन कौन नहीं है? वह कौन सी चीज़ है जो शिक्षा का औपचारिक साधन नहीं है? यानी कि अभी ये बताया औपचारिक शिक्षा क्या होती है, साधन निश्चित होते हैं। तो साधन का क्या हो गया, कहाँ प्राप्त किया जाता है? विद्यालय में प्राप्त किया जाता है, उसमें पुस्तकालय होता है, उसमें संग्रहालय होता है, लेकिन क्या उसमें परिवार होता है औपचारिक शिक्षा में? नहीं। परिवार कहाँ होता है, अनौपचारिक शिक्षा में। तो कौन सा आंसर सही हो गया इसमें, सेकंड का स, यानी तीसरा आंसर। निम्न में से अनौपचारिक साधन कौन कौन है? आपका पूछा है अनौपचारिक साधन, तो अनौपचारिक साधन कौन कौन सा होता है? परिवार भी होता है, समाज भी होता है, धर्म, समुदाय, राज्य, चलचित्र, टीवी, ये सब आपका क्या है, अनौपचारिक साधन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4। खुला विश्वविद्यालय, अभी हमने आपको बताया जो मुक्त विश्वविद्यालय होता है उसको खुला विश्वविद्यालय भी कहते हैं। तथा पत्राचार द्वारा दी जाने वाली शिक्षा, शिक्षा का कौन सा रूप है? क्या वह औपचारिक शिक्षा है? नहीं। क्या वह अनौपचारिक शिक्षा है? नहीं। वह कौन सा शिक्षा है? वह है आपका निरौपचारिक शिक्षा है। कौन सा शिक्षा है, निरौपचारिक शिक्षा है। क्लियर। ये जो प्रौढ़ शिक्षा है इसके अंतर्गत दी जाती है, किस तरह के व्यक्तियों को निरौपचारिक शिक्षा दी जाती है? तो प्रौढ़ जो शिक्षा होती है उस तरह, मतलब प्रौढ़ व्यक्तियों को भी इस तरह की शिक्षा दी जाती है। तो इस किसके अंतर्गत आ गया, खुला विश्वविद्यालय या पत्राचार, निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत। उसके बाद औपचारिक शिक्षा जीवन के अनुभव से कोई संबंध न रखकर विद्यालय की विषय सामग्री बन गई। यह विचार किस शिक्षा शास्त्री का है? तो ये आपकी परिभाषा तो हमने कोई दी नहीं है, अब एक दो परिभाषा अपने हिसाब से देख लीजिएगा। औपचारिक शिक्षा जीवन के अनुभव से कोई संबंध न रखकर विद्यालय की विषय सामग्री बन गई है। यह कथन जो है वो जॉन ड्यूवी का है। किसका है, जॉन ड्यूवी का। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन माना जाता है? तो वह कौन सा कारक है, दर्शन है कि प्राकृतिक दशाएं हैं कि राजनीतिक विचारधारा है कि उपरोक्त सभी है? तो क्या हो जाएगा इसका, उपरोक्त सभी हो जाएगा। यानी दर्शन भी प्रभावित करता है, प्राकृतिक दशाएं भी प्रभावित करती हैं, राजनीतिक विचारधारा भी शिक्षा के उद्देश्य को क्या करती है, प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में औपचारिक शिक्षा के संबंध में कौन सी योजना चल रही है? क्या मध्याह्न भोजन की योजना चल रही है, छात्रवृत्ति योजना चल रही है, प्रौढ़ साक्षरता योजना, उपरोक्त सभी? तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रौढ़ साक्षरता योजना चल रही है अनौपचारिक शिक्षा के संबंध में। ठीक है। अगला है, दूरस्थ शिक्षा को अनुदेशन विधियों के समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। दूरस्थ शिक्षा को अनुदेशन विधियों के समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें शिक्षण व्यवहार, अधिगम व्यवहार से पृथक अर्थात कहीं दूर संपन्न किए जाते हैं। दूरस्थ शिक्षा क्या होती है, यानी कि जो शिक्षण होता है, जो अधिगम व्यवहार होता है, वो सब जो हम लोग क्रियाकलाप करते हैं स्कूल में, विद्यालय में, सबसे पृथक जो शिक्षा दी जाती है वह कौन सी शिक्षा है, दूरस्थ शिक्षा है। तो यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, दूरस्थ शिक्षा को अनुदेशन विधियों के समूह के स्वरूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें शिक्षण व्यवहार, अधिगम व्यवहार से पृथक अर्थात कहीं दूर संपन्न किए जाते हैं। तो यह परिभाषा किसकी है, मूरे की यह परिभाषा है।
क्लियर, यह परिभाषा किसकी है? मूरे की परिभाषा है। औपचारिक शिक्षा की प्रमुख विशेषता होती है। इसमें से कौन कौन सी विशेषता है जो औपचारिक शिक्षा की? तो औपचारिक शिक्षा में नियमितता होती है। हाँ बिल्कुल, औपचारिक शिक्षा नियमित होता है। उद्देश्य का निर्धारण होता है। जी हाँ। इसमें शिक्षण संस्थाएं होती हैं। यस, तो यह क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। निश्चित समय, पाठ्यक्रम, शिक्षण एवं विद्यालय की आवश्यकता किस शिक्षा में होती है? तो औपचारिक शिक्षा में होती है। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें अब आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर के साथ मैं आपसे फिर से मिलूँगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।